हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लाइंट सेंटर थेरेपी से स्टार्ट करेंगे आज। क्लाइंट सेंटर थेरेपी एक ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है और कार्ल रॉजर्स ने डेवलप किया है क्लाइंट सेंटर थेरेपी को। और इसमें वो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है थेरेपी का वो है थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशनशिप, जिसको हम अलायंस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको अलायंस नाम से भी दिखेगा लिखा हुआ। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल्स रॉजर, जो भी वेल बीइंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है एज कम्पेयर टू थेरेपिस्ट। इसमें नाम क्लाइंट सेंटर्ड है, मीन्स ये पूरी थेरेपी क्लाइंट के ऊपर है। तो रॉजर्स ये मानते हैं कि क्लाइंट खुद अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है। थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट उसको सिर्फ एक एनवायरनमेंट देगा जिसको बोलते हैं थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। थेराप्यूटिक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे वो हील हो सके। तो थेरेपिस्ट का काम है ओनली टू प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। अपने आप को एक्सप्लोर करने का और अपनी ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट सिर्फ प्रोवाइड करेगा, जो एनवायरनमेंट क्लाइंट को और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे वो क्लाइंट को सिर्फ एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देगा जहाँ पे क्लाइंट खुद अपने आप को ट्रीट करता है। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस थेरेपी? इट एज्यूम्स दैट, इनका जो एबनॉर्मेलिटी का व्यू था रॉजर्स का, वो क्या था? ये मानते थे कि एबनॉर्मेलिटी तब आती है जब इनकॉन्ग्रुएंस डेवलप होती है। इनकॉन्ग्रुएंस मीन्स समथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक। तो अगर आपकी खुद की सेल्फ परसेप्शन अलग है और आपके एक्चुअल बिलीफ और आपकी जो भी अपने अपने से रिलेटेड, सेल्फ से रिलेटेड जो भी परसेप्शंस है वो अलग है, और आप रियल में कुछ और हो और सोचते कुछ और हो, तो जो इनकॉन्ग्रुएंस डेवलप हो जाती है उस वजह से, उससे एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है। रॉजर्स का ये मानना था। ही बिलीव दैट मोस्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट फ्रॉम इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन सेल्फ परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस। अब आपके एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं हो रहे हैं जैसा आप अपने आप को मानते हो। आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो या बहुत ज़्यादा यू थिंक यू आर मोर केपेबल देन अदर्स, लेकिन आपको एक्चुअल में जब आप एक्सपीरियंस करते हो कोई चीज़ तो आपको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं या अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर लेते हैं। इतना अच्छा अप्रिसिएशन ना मिले तो वो सोचते हैं कि अभी उनको और ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूव होने की। लेकिन जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत रिजिड होता है, जो बिल्कुल अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एडजस्ट नहीं करना चाहते, उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं फिर। So any experience which is inconsistent with our self concept evoke anxiety. वेल एडजस्टेड पीपल रिस्पॉन्स टू द एंग्जाइटी अडेप्टिवली। अब जो वेल एडजस्टेड लोग हैं वो तो अडेप्ट कर लेंगे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचेंगे। बट पीपल हु हैव रिजिड एंड फ्लेक्सिबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिनका बहुत रिजिड होता है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन उनको उस तरह की बाकी लोग उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसा वो सोचते हैं अपने आप को, तो उस केस में उनको मैल एडजस्टमेंट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ये आइडिया है इस थ्योरी के पीछे। तो जैसे ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपीरियंस है, इन दोनों के बीच में कॉमन चीज़ें बहुत कम है, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से मैच कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। नाउ थेरेपी में क्या है? Based on the research and experiences as a therapist, Roger identified 3 attributes of a therapist. ये बहुत important है ये वाला पार्ट कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी में थेरेपिस्ट के कौन से 3 एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स एक दूसरे को अप्रूव करना, उसको लव, कंपेनियनशिप या फिर वार्मथ, या उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसको नेगेटिव ना बोलना, उसकी बातों को समझना, एम्पथी दिखाना, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल। तो वो रिगार्ड देना है थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट को। सो वी हैव एन इनग्रेन नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। जैसे हमें अपनी लाइफ में जो हमसे क्लोज रिलेटेड लोग होते हैं उनका रिगार्ड हमेशा चाहिए होता है, पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है, नेगेटिव नहीं। हम चाहते हैं वो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचें। बट उनके साथ क्या होता है, कंडीशंस अटैच होती हैं।
अगर वो हमें वर्थ समझते हैं तो ही वो हमें, कई बार क्या होता है जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे अगर नहीं सक्सेसफुल होते अपने करियर में, तो पेरेंट्स कई बार उनको नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं या उनको उतना रिगार्ड नहीं देते हैं जितना वो उसको देते हैं जो कहीं सक्सेसफुली काम कर रहा हो। तो उनके साथ कंडीशंस जुड़ी होती हैं, उनके जो रिगार्ड्स होते हैं। सो दे अटैच conditions of worth when giving positive regard. So if you are positively regarded only if you act and think in a certain way. अब आप अपने पेरेंट्स के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना चलो, अगर अपने सिबलिंग्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनसे ना बिहेव करो, तो वो आपको फिर पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देते। तो दैट मीन्स उनका जो पॉजिटिव रिगार्ड होता है वो कंडीशनड होता है, ऑन अ कंडीशन होता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं एंड दैट क्रिएट द इनकॉन्ग्रुएंसी। आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो आपके बारे में होता है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसे क्यों किया, बट एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट होता है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड अगर थेरेपिस्ट देगा अपने क्लाइंट को, तो उस एनवायरनमेंट में क्लाइंट अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, अपने को ग्रो कर सकता है। So Rogers argued that therapist should show conditioned positive regard therapy. The therapist should accept the client without judgment or evaluation. तो यहाँ पे क्या है कि थेरेपिस्ट को उसको जज नहीं करना है। वैसे भी थेरेपिस्ट कभी भी अपने क्लाइंट्स को जज नहीं करते हैं और ना तो इवेलुएट करना है, उनको बस अपने क्लाइंट की बात को सुनना है और एम्पथाइज करना है। द थेरेपिस्ट ट्रस्ट द क्लाइंट हैज द एबिलिटी टू वर्क थ्रू। उसको ये ट्रस्ट रखना है अपने क्लाइंट पे कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा अपने आप धीरे धीरे। सो दिस थेरेपी इज नॉन डायरेक्टिव बिकॉज यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल नहीं है, क्लाइंट का खुद का रोल ज्यादा है। थेरेपिस्ट इज ओनली गाइडिंग द क्लाइंट। दूसरी चीज एम्पथी है, क्योंकि आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो तो आपको एम्पथी भी दिखानी है उसमें। इट इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू टेक ऑन क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। अगर आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचो एज अ थेरेपिस्ट, तो आपको कभी भी उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई कुछ भी एक्शन लेता है या कोई भी अपनी लाइफ में कुछ करता है, अगर हम उसी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हम उसे जज नहीं करते हैं, तब हम एम्पथाइज करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। So the therapist communicates to the client that he empathetically feels about her by reflecting back to the client what the client says. तो कैसे क्लाइंट को बताता है थेरेपिस्ट कि वो उसके साथ एम्पथाइज कर रहा है? वो उसको उसी की कही हुई बात को, जो भी क्लाइंट ने अपनी प्रॉब्लम बताई थेरेपिस्ट को, वो उसको दोबारा वही चीज अपने वर्डिंग में बताएगा कि आपने मुझे जो बताया उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉब्लम है, जिसको हम पैराफ्रेजिंग भी कहते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी की कही हुई बात को फिर से रिपीट करो लेकिन अपने वर्ड्स में। तो इससे क्लाइंट को ये समझ में आ जाता है कि थेरेपिस्ट उसकी बात को ढंग से समझ गया, उसकी प्रॉब्लम को। देन थर्ड एट्रीब्यूट है जेन्युइननेस। जेन्युइननेस इसलिए क्योंकि आपको खाली दिखाने के लिए एम्पैथी नहीं दिखानी है, यू हैव टू एक्चुअली एम्पैथाइज विद द क्लाइंट। आपने ओपनली उससे बात करनी है। थेरेपिस्ट मस्ट बी ओपन इनफ टू एक्सप्रेस हर ओन फीलिंग्स ऑनेस्टली। तो थेरेपिस्ट भी अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आप उसको नेगेटिव बोल सकते हो पर जज नहीं करना है। यू कैन से दैट कि आप जो सोच रहे हो या जिस वजह से आपको प्रॉब्लम है वो आपकी गलत थिंकिंग है, आप उसको ऑब्वियसली बताओगे कि वो कहाँ गलत सोच रहा है, लेकिन जज नहीं करोगे उसको कभी भी। सो यू मे वंडर हाउ थेरेपिस्ट शो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड एंड स्टिल एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग्स। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है ना इंपॉर्टेंट, कि जो अगर आपको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना है तो आप नेगेटिव कैसे बोल सकते हो उसको। तो यही है जो थेरेपिस्ट का एक स्किल होता है, जो जहाँ पे जाके सारी बात जो है वो चेंज हो सकती है। अगर आपने नेगेटिव फीलिंग्स इस तरह से दिखाई और क्लाइंट को फील हो गया कि आप उसको जज कर रहे हो, तो वहां पे थेरेपी आपकी सारी डैमेज हो जाएगी। इस तरीके से आपने नेगेटिव फीलिंग्स शो करनी है। फीलिंग्स नहीं होती है एक्चुअली, नेगेटिव जो आपको लगता है कि वो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो आपने उसको एक्सप्रेस करना है, बट विदाउट बीइंग लाइक उसको फील नहीं होना चाहिए कि आप उसे जज कर रहे हो, जजमेंटल नहीं होना है आपने। इट इज द स्किल ऑफ द थेरेपिस्ट टू एक्सेप्ट द क्लाइंट इवन वाइल एक्सप्रेसिंग डिसप्लेजर।
अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये किस टाइप की सिचुएशन हो जाती है, जैसे सपोज एक मदर है, उसका सन है, उसके सन ने कोई गलत काम कर दिया, लेकिन मदर फिर भी उसको बहुत पॉजिटिवली रिगार्ड कर रही है। बेशक वो उसको समझा रही है कि जो तुमने किया है वो बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वो उसको एक पॉजिटिव रिगार्ड उसकी तरफ रखते हुए उसको समझा रही है। वही सेम टाइप की सिचुएशन है यहाँ पे। थेरेपिस्ट क्लाइंट को समझाएगा जो भी वो गलत सोच रहा है क्लाइंट, या उसकी जो भी जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट वो उसको जज नहीं करेगा बिल्कुल भी। वो ये सोचते हुए समझाएगा कि अगर मैं उसकी हेल्प करूंगा क्लाइंट की, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। सो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दैट थेरेपिस्ट में ऑब्जर्व, आई फील फ्रस्ट्रेटेड दैट यू डिड नॉट गिव द एग्जाम्स बिकॉज आई वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट फॉर यू। तो यहाँ पे जैसे सपोज किसी क्लाइंट ने कभी ऐसा कुछ बोला अपनी थेरेपी में कि मैंने एग्जाम नहीं दिया क्योंकि जो भी रीजन था, तो अब आप एज अ थेरेपिस्ट उसको बोलना चाहते हो कि उसने गलत किया एग्जाम ना देके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू हैव डिड समथिंग रॉन्ग, उसको इस तरीके से नहीं बोलना है जैसे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आपने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो फिर आप नॉर्मली उसको बोल दोगे जैसे बाकी बोलते हैं, तो फिर वो थेरेपिस्ट के साथ भी उतना शेयर नहीं कर पाएगा अपनी बातें। इंस्टेड ऑफ दैट आपने ऐसे बोला, मतलब थेरेपिस्ट ने ऐसे बोलना है कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि एग्जाम नहीं दे पाए तुम, मैं चाहता था कि देते तो तुम्हारे लिए आगे जाके मे बी वो आगे बेनिफिशियल होता। तो मतलब वो उसको ये बता भी रहा है कि आपने कुछ गलत करा है, प्लस उसको ये भी बता रहा है कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अच्छा हो जाए आगे जाके। तो इस टाइप से ये एक स्किल होता है थेरेपिस्ट का कि कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है बिना उसको बुरा लगाए। जो क्लाइंट है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, और उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि अगर मैं इसको अपनी कोई बात बताऊंगा तो ये मुझे नेगेटिव बोलेगा। Roger believed that these three attributes of the therapist creates a climate in which client feels to explore basic attitudes. तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह का अगर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दे थेरेपिस्ट, तो क्लाइंट एक तो उसको डर नहीं लगता अपनी बातें शेयर करने में, उसको एक रिजेक्टेड फील नहीं होता जैसे नॉर्मली सब लोग उसको करते थे, और जज नहीं फील करता वो अपने आप को कि मुझे जज किया जा रहा है, कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो थेरेपिस्ट कहीं मुझे ये ना सोचे कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। तो ऐसे जजमेंट वगैरह नहीं करनी है। अब इसकी इवैल्यूएशन में क्या लिखा है, क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। Client centered therapy has often been criticized for the lack of any systemized model of human behavior, the way that Roger believes a therapy should progress. Some critics fear that even a layman can become a therapist. अब जैसे यहाँ जो तरीका बताया है किसी की थेरेपी करने का, इसमें कुछ ऐसे रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये जो तरीका है ये ज़्यादा सिस्टमैटाइज्ड या साइंटिफिक नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो कोई लेमैन भी अगर किसी से बात करने बैठे और वो उसको एम्पैथी दिखाए तो कोई भी ऐसा कर सकता है। लेकिन एक्चुअली रॉजर्स का मानना भी यही था, बिकॉज ये ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि एवरी ह्यूमन कैन ग्रो, मतलब हर इंसान में इतना कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को खुद ही ट्रीट कर सकता है। तो इसीलिए इनकी थेरेपी भी इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। द थेरेपी इज सिंपल टू दी वे अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ योर बिहेवियर। जैसे मतलब एक अपने दोस्त से भी अगर आप बात कर रहे हो जो आपको कभी भी कंडीशनली नहीं वो करता है, कंडीशनली आपसे दोस्ती नहीं करता है, आपको अनकंडीशन रिगार्ड देता है, तो वो भी एक तरीके का यहाँ पे थेरेपिस्ट ही हो गया वो आपके लिए। तो यही रॉजर्स का भी मानना था कि ये तो इतनी सिंपल चीज़ है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है जो ये इस तरह के थेरेपी कर सकता है। तो यही क्रिटिक्स भी बोलते हैं कि ये बहुत सिंपल है, इसमें साइंटिफिक कुछ नहीं है। Now, researcher on client-centered therapy, chiefly involving clients with mild problems, have shown encouraging results. अब इसमें जिनकी माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने तो रिजल्ट्स एनकरेजिंग दिखाए हैं. However, a later trial of this therapy by Rogers and his colleague proved disapproving many concepts introduced by client-centered therapy, such as importance of therapist, empathy, human potential for self-direction, motivation to search for meaning, have deeply influenced contemporary views on psychotherapy.
तो इनकी थेरेपी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। और इनकी थेरेपी में जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि ह्यूमन पोटेंशियल के सेल्फ डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं, मोटिवेशन वाले कॉन्सेप्ट है, ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा साइकोथेरेपी में यूज़ किए जा रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस थेरेपी की तरफ सबका। फिर उसके बाद आती है बिहेवियर थेरेपीज़। अब बिहेवियर थेरेपीज थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर थेरेपीज। साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक और कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू इनर डायनामिक्स। बिहेवियर थेरेपी इन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि बिहेवियर थेरेपी सीधा बिहेवियर के ऊपर ही बात करती है। ऊपर की जितनी ये 3 थेरेपीज हमने देखी है, इनसाइट थेरेपी है। इनसाइट मीन्स आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। बिहेवियर थेरेपी क्या है? ये एक्शन थेरेपी है। ये सीधा आपको एक्ट करने के लिए बोलती है। मतलब एक्शन मतलब ये डायरेक्टली उस चीज़ पे बात करती है जो चीज़ आपको, जो आप गलत कर रहे हो। जैसे मैल अडेप्टिव बिहेवियर के ऊपर बात करेगी। एंड मैल अडेप्टिव बिहेवियर को वो बोलते हैं कि वो लर्नड रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे हम नॉर्मल लोग जैसे बिहेव करते हैं, मैल अडेप्टिव लोग भी उसी तरीके से, क्योंकि उनकी लर्निंग उस तरीके से हुई है। तो नॉर्मल बिहेवियर हो या मैल अडेप्टिव हो, दोनों लर्निंग की वजह से होते हैं। और इनकी जो थेरेपी है वो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड है, प्लस मॉडलिंग जो बेंड्यूरा का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको अब कोई भी है ऐसा जो यहाँ पे ये पढ़ रहा है, उसको क्लासिकल कंडीशनिंग अगर नहीं पता है या ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं पता है या मॉडलिंग नहीं पता है, तो पहले आपने जाके लर्निंग चैप्टर पढ़ना है जिसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, तब आपने ये आगे पढ़ना है। फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने पे फोकस होना चाहिए। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि हम 2 स्टिमुलस को आपस में पेयर करते हैं। कंडीशन स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसकी वजह से कंडीशनड रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई हुई है, इन्होंने इक्वेशन है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे सपोज हम डॉग वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, तो उसमें पहले हमने अनकंडीशन स्टिमुलस जो था, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? वो बेल थी, जिसको देख के अनकंडीशन रिस्पॉन्स, बेल को देख के अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आता है? डॉग के मुंह में सलाइवा आता है। फिर उसके बाद हमने, सॉरी बेल नहीं था, फूड था, फूड, अनकंडीशन स्टिमुलस था फूड। फूड को देख के ऑटोमेटिकली डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है। लेकिन हमने अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ हमने कंडीशन स्टिमुलस को पेयर किया था, फूड प्लस बेल। तो धीरे धीरे बाद में ये देखा था कि अगर हम फूड को बाद में हटा भी दें, तो सिर्फ बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया था, जिसको बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन स्टिमुलस को पेयर करके किसी भी रिस्पॉन्स को हम कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये बिहेवियर थेरेपी में भी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू दिस CS स्टार्ट्स एलिसिटेटिंग रिस्पॉन्स, कंडीशन रिस्पॉन्स दैट इज अदरवाइज ओमिटेड इन रिस्पॉन्सेज टू अनकंडीशन स्टिमुलस। In therapies, this principle is used either to decondition, that is reverse maladaptive behavior, or to condition aversive emotional response to stimuli. इस थेरेपी में 2 तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे एक ये है कि डी कंडीशनिंग करते हैं। डी कंडीशनिंग कब करते हैं? जैसे फोबिया वगैरह होता है, किसी चीज़ को देख के कोई डरता है, तो उसको उससे उसका डर निकालने के लिए डी कंडीशनिंग उल्टा होता है, कंडीशनिंग के उल्टा। कंडीशनिंग में क्या होता है? 2 हम ऐसे स्टिमुलस पेयर कर देते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कंडीशन रिस्पॉन्स आए। डी कंडीशनिंग में इस तरह से पेयर किया जाता है ताकि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा था वो हट जाए। तो एक ये रिवर्स करने के लिए बिहेवियर को हम आगे पढ़ेंगे इसमें कैसे करते हैं ये। और दूसरा इसमें किया जाता है कंडीशनड एवर्सिव इमोशनल रिस्पॉन्स। मतलब कोई 2 ऐसे पेयर कर दो स्टिमुलस जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आना बंद हो जाए। जैसे सपोज कोई अल्कोहल की एडिक्शन है किसी को, या फिर किसी से कोई आदत छुड़वानी है जिससे, तो
तो उसको उस स्टिमुलस के साथ कोई ऐसी चीज पेयर कर दी जाए जिससे वो दोबारा ना करे उसको देख के। तो ये आपको अभी समझ में आ जाएगी जब हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो इसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती है, इम्प्लोसिव थेरेपी होती है, फ्लडिंग होती है, और एवर्जन थेरेपी होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज कैसे करते हैं? कंडीशनिंग अ बिहेवियर दैट इज एमिटेड मोर ऑफन व्हेन रिवॉर्डेड एंड लेस व्हेन पनिश्ड। तो यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज करते हैं। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज की जाती है, और मॉडलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। पनिशमेंट भी होती है, पनिशमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोनों होती है। देन मॉडलिंग इज यूज फॉर किस तरह की चीज़ों में, जैसे असर्टिव थेरेपी में मॉडलिंग का यूज होता है, या सोशल स्किल ट्रेनिंग में मॉडलिंग का यूज होता है। तो इसमें काफ़ी सारी, मतलब बिहेवियर थेरेपी में ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करती हूँ इसकी डिटेल, फिर वहाँ से हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।